धन्यवाद जी। शुरू का भाषण तो हमारा रह ही गया। कोई बात नहीं। सबसे पहली बुक आपकी होगी मलिक एंड अरोरा, ठीक है, एससी मलिक एंड सविता अरोरा, न्यू एज पब्लिकेशन की है, ठीक है। दूसरी बुक होगी आपकी बाटले की, आप इसे बाई कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटी सी बुक है बट आपको इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेंगे शायद ही आपको किसी और बुक में पढ़ने के लिए मिले, और सबसे जरूरी बात है कि आपको समझ में आ जाए, है ना। आपको इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको किसी और बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। तीसरी बुक आप एसके मापा भी फॉलो कर सकते हैं। 1% ऐसा हो सकता है कि आपको एसके मापा पढ़ने में इंटरेस्ट ना है, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि उसने पूरी रियल पढ़ा दी है, बट उसने कहीं पे एक सिंगल जैसे फिगर कहते हैं ना वो नहीं है इसके अंदर। एक भी इमेज बना के उसने नहीं बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सब थ्योरी में लिखा है, ठीक है जी। अभी के लिए आप ये 3 बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा। जैसे जो सबसे लास्ट में मैंने टॉपिक बताया फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, वो एक डी सोम सुंदरम की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। तो इनका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, यदि किसी बुक की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो उस टॉपिक की पीडीएफ मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, पता चल जाए मुझे कि जो हमारे ग्रुप में बच्चे हैं उन्हें क्या क्या समस्या है। सर जी सर डी सोम सुंदरम आपने किसके लिए बोली? ये सबसे लास्ट में जो टॉपिक है ना फंक्शन ऑफ सेवरल डायरेक्शनल। वेरिएबल, हाँ जी हाँ जी, उसके लिए। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं अनन्या। सर वेट अ मिनट, आप भी पीएचडी कर रहे हो पर आपके कैसे टाइम मैनेज। इस वाले क्वेश्चन का अनन्या आंसर आपको बाद में मिल जाएगा। सर डी सोम सुंदरम जो है वो किस चैप्टर के लिए बुक है? सबसे लास्ट वाले के लिए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सर एस के मापा? ये सबके लिए है, ये 3 बुक तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी हाँ। इन 3 बुकों में हमें कोई वो नहीं है, 3 बुक तो फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर ये बाय करनी पड़ेंगी, पीडीएफ मिलेगा इसका? पीडीएफ आपको सबकी मिल जाएगी, मलिक अरोरा की भी मिल जाएगी, बाटले की भी मिल जाएगी, मापा की भी मिल जाएगी, बट आप ये वाली 2 बुक्स तो बाई कर ही लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है जी। जयंत क्लास में हो? हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। करें स्टार्ट? सर इनका रिपीट भेज दीजिएगा। वेट अ मिनट। यस गुलजार, क्या पूछ रहे हो आप? सर कोर्स कंप्लीट होने में 2 मंथ्स लग जाएंगे ना? 45 डेज। ओके ठीक है सर। और सर मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगे है ना? हाँ जी, मंडे टू सैटरडे। ठीक जी ठीक है जी, चलिए। यस मानसी, अनम्यूट करो। सर जैसे रियल में टॉपिक है ना, इसे करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे अब तक जैसे पढ़ी भी हमने तो, जैसे कि जैसे कोई भी टॉपिक है, एक तो ग्राफिकली हमें सोचना होता है इसमें, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। और जैसे टॉपिक कोई भी पढ़ा हमने, उसके बाद मेमोराइज नहीं हो पाता है, तो उसका रिवीजन भी कैसे लेके चले? जैसे आप पढ़ा रहे हो तो उसके साथ देखो, हमें क्या करना चाहिए? मैंने जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं उसे पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट टॉपिक होगा। उसके अंदर आप सारे टेस्ट कैसे याद रखोगे, किस तरह से आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे। हमें ऐसा नहीं करना कि यदि किसी को ऐसा लग रहा हो ना कि ये कंटेंट मेरे लिए ज्यादा है, तो मैं उससे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरा का पूरा कवर करो। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कवर करना शुरू करो, और जहां तक आप कंफर्टेबल हो वहां तक करिएगा, है ना। कोशिश वो मत करिएगा कि यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना ज्यादा कवर करने की तो फिर आप थोड़ा कवर करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे, वही बात हो गई कि पेट तो हमारा छोटा है और खाना बहुत सारा स्वादिष्ट रखा है और पता भी है, ठीक है। अब यदि आप उसे नहीं खा पाएंगे तो क्या कहोगे आप? आपसे कहा जाए कि सारा खाना है तो आप उसे हाथ लगाओगे? और यदि हाथ लगाया तो आपका पेट खराब हो जाएगा, है ना। यस सर। तो रियल कुछ ऐसी ही है, देखने में मतलब आपको बहुत ज्यादा मन भी करेगा पढ़ने का, क्योंकि वेटेज बहुत अच्छी है इसकी।
है ना। बट जब पढ़ने चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे कवर करूंगा, और यदि सब कुछ कवर करने चले तो पता चला कि इतना डिमोरलाइज हो जाओगे या इतना मतलब मोरल डाउन हो जाएगा आपका कि आप सोचोगे यार मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ भी। तो इससे अच्छा है कि आप वो पूरी थाली में से जो जो चीजें तुम्हें ज्यादा पसंद है, सबसे फेवरेट है, आप वो वाली सेलेक्ट करो, ठीक है, जिससे कि आप उसका टेस्ट भी ले पाओ और आपको रिग्रेट भी ना रहे कि मैंने 56 भोग छोड़ दी। ठीक है ओके सर। जी। यस पीयू, एनी क्वेश्चन? सर क्वेश्चंस में अप्लाई करने में दिक्कत आती है, रिजल्ट पता भी होना जैसे कॉम्प्लेक्स और रियल का, हाँ, तो उसको अप्लाई कैसे करना ना, स्टार्टिंग में वही नहीं सोच पाते हैं अच्छे से। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जिसमें तुमने देखा होगा पिछली क्लासेस में भी या अभी तैयारी कर रही हो, कि यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपकी 50% प्रॉब्लम दूर हो गई। यस सर। और यदि क्वेश्चन की थ्योरी ही आपको समझ में नहीं आई, आपको नहीं पता चला कि वो पहली 2 लाइनों में उसने क्या लिखा है, तो फिर आप Yes, कुछ sir. नहीं कर सकते। तो हमें सबसे मेन काम यही करना है कि अपने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोशिश हम वही करेंगे कि उसे बिल्कुल स्क्रैच से करने की कोशिश हो मेरी, ठीक है। भले ही मेरा 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाए, 10 में हो जाए, 15 में हो जाए, टाइम की मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। मुझे Yes, नहीं है sir. कि शॉर्टकट में ही सिखाना है, 2 मिनट में ही क्वेश्चन करना है, वो आप एग्जाम में जाके कर सकते हो। बट अभी के लिए आपको एक एक क्वेश्चन पे पूरा प्रॉपर टाइम देना होगा। और जिसने ये शॉर्टकट लगाया ना कि प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तो बिल्कुल लिख के रख लीजिए, चाहे कोई कितना अच्छा पढ़ा ले, कुछ नहीं होने वाला। Yes, sir. ठीक है, अब आप मतलब एमएससी करके नेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो इस समय शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है जी। मैं बिल्कुल बताता चलूंगा आपको साथ साथ, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट है आप बिल्कुल बेझिझक पूछेगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो क्लास का डेकोरम है वो हमारा मेंटेन रहे। कोई भी चीज ऐसी कनेक्ट ना हो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आपने सपोज करो पहले पढ़ रखा है तो आप उसे आगे जाके कनेक्ट करते हैं, इससे जो बाकी के स्टूडेंट्स है उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन रहेगा, सभी क्लास में मेंटेन रखेंगे कि उनका माइक बार बार अनम्यूट अपने आप ना हो, ठीक है। जब उनका क्वेश्चन हो तब अनम्यूट हो, ओके। यस मानसी, अनम्यूट करिएगा। सर एक बात और, जैसे हमने ना अभी ओडी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ी है, तो हम जैसे टॉपिक करते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन भी हो जाते हैं। पर कल जब टेस्ट दिया ना तब पता चला कि क्वेश्चंस ना मतलब पर एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में और ऐसे ना पूरे नहीं हो पाए। जी ऐसे मार्क्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं आ पाए जितने अच्छे आने चाहिए थे, बल्कि ओडी अच्छी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ओके। मुझे ये पूछना था, कॉम्प्लेक्स हमने कर ली है तो हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, अपने आप करते हैं तो हो जाते हैं, जी फिर टेस्ट में क्यों प्रॉब्लम आती है? आपने अभी जो सभी से पूछ रहा हूँ, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा है? डेली का उनका कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम है, जो वो मतलब केवल पेपर को ही कंट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं कि मुझे इसमें से कितना आता है। ऐसा किया? करते हैं सर, किया है सर। यस सर किया। पेपर बैठ के सॉल्व कर रहे हो और फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर, ये प्रॉब्लम मतलब जैसे अभी क्वेश्चंस किए ना, जो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शंस होते हैं इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी क्वेश्चंस तो हो जाते हैं बी पार्ट के। देखिए, जो स्पेशली सीएसआई नेट में मैथ का पेपर है वो इसीलिए स्पेशल है, इसीलिए कट ऑफ हमारी डाउन रहती है दूसरे लोगों से, क्योंकि हमारे पार्ट सी में मल्टी करेक्ट आते हैं, किसी और में नहीं आते, ठीक है। तो जब तक वो अप्रोच डेवलप नहीं होगी, जब तक आप, मैंने पहले भी कहा, जब तक आप उस तरह से नहीं सोच पाएंगे तब तक चीजें अच्छे से नहीं एग्जीक्यूट होंगी। यदि आपको एग्जीक्यूशन करना है तो इस चीज पे आपको मेहनत करनी होगी, और ये केवल आप ही कर सकते हो। हम केवल आपको बता सकते हैं कि किस तरह से, या आप हमारा तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कि मैं किस तरह से सोचता हूं, तो क्या हम भी इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का काम है, जब आप इसे रिपीटेडली करते रहेंगे तो होगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पेपर आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आंसर्स मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो टेंशन ये नहीं है कि सही और गलत ढूंढना, टेंशन ये है कि जो उसने थ्योरी कही है उसे आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, उसे कैसे कनेक्ट करोगे अपने कॉन्सेप्ट से। जितना जल्दी आप वो कनेक्ट कर पाओगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उतनी आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी। यस
मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मतलब अगर चार, मैंने पार्ट सी में अगर 4 ऑप्शन दिया है तो मैं ऐसा नहीं, मैं ऑप्शन मैंने गलत करते हूँ, लेकिन मेरा सर ऑप्शन कम हो जाता है। मतलब अगर 3 ठीक हुआ तो मैंने उसमें 2 कर दिया और एक मुझे छूट जाता है, कहाँ से मुझे पता भी नहीं चलता है। और फिर मुझे एनालिसिस में लगता है कमी, आपके हाँ ऑब्जर्वेशन में कमी हाँ है ना। सर, वो बहुत ज्यादा सर, और इतना ज्यादा सर, बहुत दुख होता है। लेकिन मैं मतलब सारा ठीक कर दिया और एक की वजह से मेरा छूट जाता है, ऐसा लगता है, और मेरा नंबर फिर बहुत कम हो जाता है। देखिए, ये मैंने जैसे बताया, इसका आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको ये चीजें मिलेंगी। अदरवाइज इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बता दूं कि जी इसे आप लेके जाओ एग्जाम में और आपके चारों के चारों ऑप्शन में आप अच्छे से डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट सी के अंदर ईच ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट, है ना। उसका पीछे वाले से लिंक नहीं है। पीछे वाले से लिंक होता है तो आप तुरंत कह देते हो कि ये वाला सही हुआ तो ये गलत है, और ये वाला सही हुआ तो ये गलत है, यदि लिंक हुए। बट यदि इंटरलिंक नहीं है तो आपको ईच पॉइंट पे अलग अलग सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्शन उसने ऐसा बना रखा हो कि जो बहुत अलग स्पेशल रीच से बना हुआ हो, है ना। तो ये चीजें आपको इम्प्रूव करनी ही होंगी, अपने आप ही इम्प्रूव होगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ओके तो सर। कोशिश यही करिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसे बहुत स्ट्रेस से करिए। ठीक है सर हाँ जी, हेलो बोलिए। सर, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस भी ट्राई कर रही हूँ ना, तो सर पता भी लग जाता है कि जैसे इसमें मैक्सिमम मॉडुलस लग सकता है, आइडेंटिटी थ्योरम लग सकती है। बट सर एक बार दोबारा से नोट्स में ना चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होंगी। तो सर बार बार वो चेक करना एकदम दिमाग में नहीं आता सर। ठीक है, कोई नहीं, आप लोगों का इस चीज पे मैं अलग से सेशन ले लूंगा। अभी आपको रियल की किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो वो मेरे से पूछेगा जिससे कि जी मैं ये कर सकूं। यस जी सर। आकाश। जी जी सर, ये मतलब पार्ट सी को हैंडल करने के लिए ऐसा लगता है कि बस डिस्कार्ड करना ही ज्यादा मतलब कि फायदेमंद रहता है, ऐसा लगता है सर। तो डिस्कार्ड करने के लिए हमको एग्जांपल मतलब इमीडिएट मतलब उसी टाइम नहीं मिलते, मतलब जल्दी से, और सोचने में बहुत टाइम चला जाता है सर। इसीलिए चला जाता है क्योंकि आप केवल और केवल एग्जाम्पल सर्चिंग पे ही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि इसके अंदर, स्पेशली रियल के अंदर, आपके पास कॉन्सेप्ट भी होगा, आपके पास ग्राफिकल अप्रोच भी होगी, आपके पास एग्जाम्पल्स भी होंगे। यदि किसी भी पूरे मैथ में आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से, तो आप उसके एग्जाम्पल्स अपने आप फ्रेम कर सकते हैं। बट यदि आप एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हैं तो एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पे चले जाएं। जी जी, वहाँ एग्जांपल ये तो पता भी रहना चाहिए कि किस कैसे। जी, एग्जाम्पल का आइडिया है तो आप कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यदि आपके पास एग्जाम्पल आया तो हो सकता है कि आप उसी एग्जाम्पल के इर्द गिर्द घूमते रहो, उससे आगे नहीं जाओगे। ठीक है, तो इसे अवॉइड करिएगा। जी सर। सर मतलब एक बोलिए। सर, आपने चैट ऑफ करी हुई है, मतलब कुछ टाइप नहीं कर सकते? नहीं नहीं, टाइप कर सकते हैं, सभी लोग कर सर सकते हैं। मेरे में बोल रहा है कि मतलब यू कैन नॉट चैट विद सुनील बंसल ड्यूरिंग मीटिंग, ऐसे करके मैसेज आ रहा है। यस सर, चैट एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। हाँ, एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लो, अदरवाइज सभी के लिए चैट ओपन है। ठीक है, बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं जी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी तरुण जी, असाइनमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी एंड फंक्शंस। टॉपिक तो बहुत बेसिक है, बट इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सेट। व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन क्या है? जब भी हम कोई भी सेट बनाते हैं, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेडली डिस्कस करा जाता है कि i टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट के लिमिट पॉइंट बताओ कितने हैं, है ना। और मेजोरिटी केस में आपको आंसर मिलेगा कि इस सेट के 4 लिमिट पॉइंट हैं, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 एंड -1। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जैसे i टू दी पावर n है तो दिमाग में कहीं ना कहीं सीक्वेंस चल रही है पीछे से, और सीक्वेंस के 4 लिमिट पॉइंट है, तो आपने ये भी कह दिया कि
इस सेट के भी 4 लिमिट पॉइंट है। बट यदि मैं केवल और केवल आपसे ये पूछूं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, फाइनाइट की इनफाइनाइट, है ना, तो आप क्या करोगे, s इक्वल टू i टू दी पावर 1, i टू दी पावर 2, i टू दी पावर 3, i टू दी पावर 4, यहां से आ गया आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पे आपका सॉरी -1, यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे 1। इसके बाद जब i की पावर 5 बनाओगे तो वो फिर से i हो जाएगा। और सेट वो होता है जिसके अंदर यदि कोई एलिमेंट आना है उस पे आप एक प्रॉपर्टी फॉलो करोगे कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी है आपके पास तो आप आ जाइए, ठीक है, और यदि ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है, सेट के अंदर कभी रिपीटेशन नहीं होता। तो यदि आपने इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट करे तो आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेशंस कर रहे हैं, जबकि रिपीटेशन नहीं होगा तो ये सेट होगा आपका फाइनाइट। और फाइनाइट सेट पे फिर हम आगे जाके देखेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता। समझ आया? तो कोई भी चीज है उसे समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि उसकी डेफिनेशंस क्या कह रही है, उसकी डेफिनेशन में क्या चीज इंक्लूडेड है, जिसे आपने यदि छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेट के लिए क्या होता है कि एक रूल फिक्स कर दिया आपने कि इसके अंदर यदि आपको आना है तो ये क्राइटेरिया फिल करना ही होगा। यदि ये क्राइटेरिया फिल करते हैं तो इसके अंदर आएगा, क्राइटेरिया फिल नहीं करते तो नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास है, ठीक है, उसके पास सपोज करो कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल रियल का दे रखा है मैंने, तो आप क्या कहोगे कि सर उसके पास n डिग्री पॉलिनोमियल के पास n रूट्स होंगे, है ना। अब ये जो n रूट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये रियल भी हो सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों हो गए तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, बड़े वाला सेट लेके चलना होता है, कॉम्प्लेक्स। अब कोई भी यदि रूट बनना है तो पहले मैं पूछूंगा कि हाँ भाई, वो कहेगा कि मैं रूट हूं, तो सबसे पहले तो मैं रख के देखूंगा कि वो रूट है या नहीं है ना। और यदि रूट है तो मैं उसे इसके अंदर लेके आ जाऊंगा। यदि मैं सेट रियल का लेके चलूं और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर वो उसके अंदर नहीं आ सकता। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लोगे आप तो उसके अंदर रियल वाले भी रूट मिल जाएंगे और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स वाले भी मिल जाएंगे, मतलब जिसके अंदर आयोटा वाली टर्म अवेलेबल होगी। तो इस सेंस में कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं रियल वाले कॉम्प्लेक्स में काउंट करूं या नहीं करूं, या जो रियल के हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के हैं, तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है तो वहां पे वो अपना आंसर उसी हिसाब से मॉडरेट कर देते हैं कि जिसने ये वाला ऑप्शन लगाया वो भी सही है, जिसने दूसरा लगाया वो भी सही है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक कि आप किस लॉजिक से क्वेश्चन कर रहे हो। लॉजिक गलत नहीं है आपके, जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स है ना, बट उसके अंदर आयोटा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स वाले में तो मैं आयोटा वाला कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो जहां पे कभी ऐसी एम्बिग्युइटी मिलेगी तो वहां पे मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूंगा, ठीक है। वहां मतलब थॉट प्रोसेस, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल ऑफ थॉट्स, है ना, कि कोई ऐसा सोच रहा है कोई ऐसा सोच रहा है तो दोनों के सोचने में डिफरेंस हो जाता है। जैसे अभी हम आगे चलेंगे तो काउंटेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो जो रूडिन है वो कुछ और लिखते हैं, जो बार्टले हैं वो कुछ और लिखते हैं, जो एस.के. मापा या आपकी इंडियन राइटर्स की बुक में लिखा है वो किसी और तरीके से लिखा है। तो आपको वो सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सेट की बात कर रहे थे हम। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। इसमें ये जो दो चीजें हैं, वेल डिफाइन होना और डिस्टिंक्ट होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और नंबर्स ऑफ द सेट। और ये जो वेल डिफाइंड वर्ड उसने यूज करा है, ये एक ऐसा रूल है जिसमें कोई भी डाउट ना हो, कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो, ये पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे आप की क्लासरूम में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं और आपने क्या करा, सारे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया और अब कह रहे हो, या पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप चेक कर रहे हो कि इस क्लासरूम में कौन जाएगा। आपने एक तो कह दिया कि जिसके 60% मार्क्स है, 60% या इससे ज्यादा है वो इस रूम में जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट आया
आपने पूछा कि आपके कितने मार्क्स है, उसने कहा 61%, आपने कहा ठीक है इन। किसी ने कहा 70%, आपने कहा इन। आप किसी बच्चे को भी खड़ा कर दोगे जिसे 60% 70% नंबर्स की नॉलेज है, तो वो काम वो भी कर देगा। आप किसी बड़े को खड़ा कर दोगे तो भी कर देगा, मेल को खड़ा कर दोगे तो भी, फीमेल को तो भी, मतलब आप जिसे भी उसकी जानकारी है कि 6-7 क्या है, नंबर्स क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पर्सन टू पर्सन आपका रूल वेरी नहीं करेगा। बट सपोज करो इसी को आप ये कह दो कि इसके अंदर इंटेलिजेंट जाएंगे, इसके अंदर जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे 60% नंबर आए, मेरे लिए तो 70% वाला मेरे से इंटेलिजेंट है, और कोई आपने 90% वाला खड़ा कर दिया, पता चला क्लासरूम से सारे बाहर उसी के 90% आए थे, है ना। किसी छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया, उसे पता ही नहीं है कि इंटेलिजेंट क्या है, उसने सारे के सारों को अंदर कर दिया। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ठीक है, ये आपका वेल डिफाइंड रूल नहीं है। तो जब भी हम किसी भी सेट की बात करते हैं तो वहां पे रूल पता होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि रूल आपके चेंज होते रहे। जैसे इस वाले सेट की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंटीजर में चला जाता है, ये रेशनल में चला जाता है, फिर ये रियल में चला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। जो नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो रियल नंबर्स हैं? बिल्कुल है ना। यदि आप एक सेट बनाओगे और उसमें सारे के सारे नेचुरल्स बाहर खड़े हैं, आपने कहा कि आपके रियल के सेट में वो आएगा, इस सेट में आर के सेट में वो नंबर आएगा जो रियल हो, तो सारे के सारे नेचुरल्स आ जाएंगे क्योंकि सब रियल है। बट उनकी अपनी भी कुछ स्ट्रक्चर है, वो नेचुरल है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो रेशनल्स हैं, वो रियल हैं, या वो कॉम्प्लेक्स हैं। क्लियर? तो जो रूल आप वहां पे फिक्स कर रहे हो, मुझे उस रूल की बात करनी है, उससे ना आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा मैं, ठीक है। अपने पास से कुछ नहीं, जितना उसने कहा है उतनी की ही बात करनी है। यदि कोई भी आपका एलिमेंट सेट के अंदर है तो आप कहते हैं x बिलोंग्स टू ए, और यदि नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल वाली लैंग्वेज है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमसे कभी कभी ये कहा जाता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, और फिर जब मुझे इसका निगेटिव करना होता है तो निगेटिव में क्या मैं ये कहता हूं कि फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, निगेटिव में, है ना, कि आपका एक रूल है दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, है ना। बट जब मैं इसका निगेटिव करने जाऊंगा तो मुझे केवल एक चीज, एक नंबर, एक एलिमेंट ऐसा पता करना होगा, तो जो फॉर ऑल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और जो देयर एग्जिस्ट है वो आपका फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप निगेशन कर रहे हैं तो ये वाली चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी कि जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है ना, जैसे अभी हम आगे कॉन्टिन्यूटी में आएंगे, स्पेशली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में आएंगे, तो वहां पे वो लिखता है कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, है ना, और फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन डेल्टा। तो ये जो एग्जिस्टेंस है और फॉर ऑल है, किसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो बहुत समझना जरूरी है। यदि वो समझ में आ गया तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ, राइट। सबसेट, कोई भी आपने सेट लिया, उसके कुछ एलिमेंट्स या सारे के सारे एलिमेंट्स लेके आपने एक दूसरा सेट बनाया, वो कहलाएगा सबसेट। या आप कहो कि आपके पास एक सेट है बी और एक सेट है ए, और ए का ईच मेंबर बी का एलिमेंट है, बी का ईच एलिमेंट नहीं, ए का ईच मेंबर बी का एक एलिमेंट है, देन यू विल से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। यदि ए के अंदर, हाँ, यदि ए के अंदर नहीं, यदि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है एंड ए इज अ सबसेट, तो आप कहोगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और यदि बी का ईच एलिमेंट ए के अंदर चला जाए तो फिर आप कहोगे कि ए इज इक्वल टू बी, बट इट इज ऑल्सो अ सबसेट। वो कैसा कहलाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मेरे पास दो होते हैं, एक तो अभी आगे चल के एम्प्टी सेट की बात करेंगे, एम्प्टी, ठीक है, और एक इटसेल्फ सेट। इसके अलावा
यदि मैं किसी की भी बात करूं तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है। सेट में अरेंजमेंट, नो, सेट के अंदर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। आपने मुझे ऐसे लिख के दिया 1 2 3, ठीक है, और आपने मुझे ऐसे लिख के दिया 2 1 3 एंड 3 2 1 लिख के दे दिया, या 3 1 2 लिख के दे दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ठीक है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट आप जब उसमें पढ़ते हो ना कि स्टैंडर्ड बेसिस या ऑर्डर्ड बेसिस, जब लीनियर में पढ़ते हो तो वहां पे ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए वो ऑर्डर्ड वर्ड का यूज करता है। आपने देखा होगा आर स्क्वायर ऑर्डर्ड नहीं होता, बट उसके बाद भी आप उसे ऑर्डर्ड में बताते हो कि ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर कहने का क्या मतलब है कि क्या आर स्क्वायर ऑर्डर है या सी ऑर्डर्ड है? नहीं, वो जो पेयर लिखा है उसका ऑर्डर मैटर करता है। करेक्ट? तो जो भी चीजें वहां पे लिखी जा रही है उसे आपको ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है वो जी। ठीक है। इक्वल सेट्स की अभी तुम पूछ रहे हो तरुण कि इक्वल सेट क्या होता है। सुरभि आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। इक्वल सेट क्या है कि दो सेट है आपके पास, A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट A इक्वल टू B। मैंने अभी अभी क्या बताया था कि इम्प्रॉपर आपके दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो एक एम्प्टी सेट मिल जाएगा या सेट आपको A इटसेल्फ मिल जाएगा, देन दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर है तो इक्वल हो ऐसा कहाँ जरूरी बताया, इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, जबकि इसके अंदर सब कुछ होगा। ठीक है। तो इक्वल सेट्स आप तब कहेंगे जब आपके पास एक सेट A है एक सेट B है, और आप ये कह रहे हैं कि A का ईच मेंबर B के अंदर है और B का ईच मेंबर A के अंदर है। तो फिर आप क्या कहोगे कि दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है, मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्वांटिटी भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है ना, क्वांटिटी भी सेम है और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तब कहोगे आप कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। जैसे मैं दो सेट लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा 1 2 और ये मैंने लिखा AB। दोनों के अंदर हैं तो दो एलिमेंट, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। अब इसे हम कैसे दिखाते हैं? अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके जितने एलिमेंट हैं वो इसके अंदर हैं और इसके जितने एलिमेंट हैं वो इसके अंदर हैं, यानी कि किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट ज्यादा नहीं है ना ही कम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे दिखाते हैं कि A कंटेन इन B एंड B कंटेन्ड इन A। इस वाले सिंबल को सबसेट भी बोल देते हो और आप कंटेन्ड इन भी बोल देते हो। दो वर्ड होते हैं, एक तो कंटेन्ड इन और एक होता है कंटेन्स। कंटेन्ड इन का मतलब क्या है, सबसेट, और कंटेन्स का मतलब क्या है, सुपरसेट। यहां पे आप ये कहोगे कि B कंटेन्स A, then it is right, but A contains B, no, A contained in B। समझ में आई बात है ना? तो ये आपका कंटेन्ड इन और कंटेन्स दो वर्ड आएंगे जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलेंगे, काफी सारे स्टेटमेंट में मिलेंगे कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स एंड कंटेन्ड इन, है ना। मैंने यहां पे आपको एक सेट बना के दिया A 1 2 3 और B बना के दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कहेंगे कि A के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे B के अंदर हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या कहोगे, A कंटेन्स B, कंटेन्स B, या A कंटेन्ड इन B? A कंटेन्ड इन B, A B के अंदर है ना। और कंटेन्स का मतलब है रखने से, A B को रखता है, A B को नहीं रखता, B A को रखता है, B A को रखता है ना। दैट मीन्स A दिस सिंबल, तो B क्या हो गया, B हो गया सुपरसेट। ठीक है। तो जब आप सुपरसेट की बात कर रहे हो तब कंटेन्स बोला जाएगा, ठीक है,
और जब आप सबसेट की बात कर रहे हो तब कंटेन्ड इन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नल और एम्प्टी, नॉन एम्प्टी और इम्प्रॉपर सेट इक्वल। तरुण कहां जा रहे हो भाई? नॉन एम्प्टी और इम्प्रॉपर, ठीक है, आपने कहा नॉन एम्प्टी भी है इम्प्रॉपर भी है, तो वो क्या होगा? ए इक्वल टू बी, दोनों के दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट वो है जिसके अंदर कुछ नहीं है, और उसका सिंबल क्या दिखाते हैं हम? उसका सिंबल दिखाते हैं फाई, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, if A and B are two sets, then there is an element X belongs to A but X does not belongs to B, then we write A is not a subset of B. अब जब तुम किसी भी सेट को ये देखना चाहते हो कि ये सबसेट है या नहीं है, आपके पास दो तरीके हैं। हाँ, अभी हमने कहा A contained in B, इस वाले स्टेटमेंट को यदि मैं फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट वाली बात करूं तो कैसे लिखोगे आप? आप ये कहोगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A इंप्लाई x बिलोंग्स टू B। बात सही है कि नहीं है? यदि A को B का सबसेट कहना है तो आप ये कह सकते हो, या आपके पास दो सेट दे रखे हैं A और B, आपने ये वाला स्टेटमेंट कह दिया तो आप कह दोगे कि A इज कंटेन्ड इन B, है ना? अब आपसे ये कह रहा हूं कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो कैसे कहोगे? तो यहां पे फिर फॉर ऑल की बात होगी या एग्जिस्टेंस की बात होगी? कि इफ देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू A दैट फॉर विच X does not belongs to B, then you will say that this imply A is not a subset of B, है ना? यदि आपने मुझे सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा दिया जो आपका दूसरे सेट में नहीं है, तो मैं यहां A और B के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा, मैं कहूंगा A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रापॉजिटिव डेफिनेशन। फॉर विच मीन्स मतलब x के लिए बात हो रही है ना, कि x आपका A के अंदर है बट x B के अंदर नहीं है। ठीक है, या आप ऐसा लिख दो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस वाली डेफिनेशन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, कि यदि आपको किसी सेट को ये दिखाना हो कि वो सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, तो वहां पे आप एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस दिखा दो जो आपका बड़े वाले सेट में नहीं है। बड़ा और छोटा सेट की मैं बात कर रहा हूं कि ये आपका स्मॉल सेट है, ये आपका लार्ज सेट है। ठीक है, हाँ, देयर एग्जिस्ट और फॉर सम, हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो फॉर सम x बिलोंग्स टू A। ठीक है, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो फिर आप क्या कहोगे? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। करेक्ट। अब मेरे पास बात आई फाई सेट की, कि फाई क्या है। फाई को मुझे ये देखना है कि एक सेट आपके पास फाई है और एक सेट आपके पास A है। ठीक है, फाई को मैं बोल रहा हूं कि ये आपका एम्प्टी है और इधर ये आपका एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दोनों हो सकता है, एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी दोनों हो सकता है। किसी भी सेट के बारे में बात करो, कोई भी सेट है आपके पास, वो अपने आप का तो सबसेट है ही है ना? किसी भी सेट के अंदर यदि आप दो सेट की कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम सेट की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या किसी भी सेट में बाहर से एलिमेंट आ सकता है? नहीं, तो सेम लॉजिक मेरा फाई के साथ भी लग जाएगा। अब जब तुम फाई की बात करोगे तो फाई के अंदर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात होगी, या आप ये कहोगे कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के अंदर नहीं है ना? फाई के लिए जब भी बात करोगे आप तो कैसे करोगे? कॉन्ट्रापॉजिटिव वे में करोगे।
समझ में आई बात, है ना? पॉजिटिवली नहीं चलोगे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए के अंदर है, जब इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो बात कहां से करोगे? और इसने बोला सेट तो है, तो बात तो आपको करनी है, तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर मेरे पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के अंदर ना हो। यदि एक भी एलिमेंट आप मुझे बता देते इसके अंदर कि देखो इसके अंदर ये वाला एलिमेंट है और वो ए के अंदर नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि फाइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बट यहाँ पे कंडीशन फेल ही नहीं हो रही, तो आप क्या कहोगे कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और इसी वजह से फाइव अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा और बाकी सारे के सारे सेट्स का सबसेट होगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ ट्रिवियल सबसेट। जो ये ट्रिवियल वाली कंडीशन आपको मिलती है, ट्रिवियल सबसेट की बात करें हम, तो ट्रिवियल के बारे में आप यही कहोगे कि आपके पास दो सबसेट मिलते हैं, फाइव एंड ए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो ट्रिवियल सब स्पेस मिलते हैं वो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस मिल जाएगा और एक जीरो मिल जाएगा। बट अभी इम्प्रॉपर की बात कार्डिनलिटी की करस्पॉन्डिंग भी होगी। ठीक है, हाँ जी शिवम अनम्यूट करो। शिवम, यस सर ये कह रहे थे कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो सर ये अभी जो स्टेटमेंट बताई कि एक्स इन ए इंप्लाई करेगा कि एक्स इन बी, हाँ जी बिल्कुल। सर इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव तो ये होगा ना कि सर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ ठीक है, मैंने उसके लिए नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप किसी को भी सबसेट कैसे नहीं दिखाओगे, है ना? सर फाइव वाला एक बार केस बता दीजिएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव। यदि आपने ये कहा x बिलोंग्स टू a इम्प्लाई x बिलोंग्स टू b, ठीक है, कि आपके सभी x जितने भी x a के अंदर है वो सारे के सारे कहां पर आ गए? b के अंदर आ गए। ये हो गया आपका p इम्प्लाई q, और जब नॉट q इम्प्लाई नॉट p कहोगे उसका भी तो मतलब यही होगा, है ना? यदि Q इम्प्लाई P हो गया तो फिर तो इफ एंड ओनली इफ हो गई, तब तो फिर इक्वल हो जाना है। तो यहां पे तुम कहोगे कि नॉट Q का मतलब है, नॉट Q का क्या मतलब है? यहां पे आपने कहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू b, ठीक है, और नॉट Q, हाँ, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b दिस इम्प्लाई x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यदि x b के अंदर नहीं है तो x a के अंदर भी नहीं है, करेक्ट? और आप ये कह रहे हो कि यदि x b के अंदर नहीं है तो x a के अंदर भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या a के अंदर x से कोई भी फालतू एलिमेंट हो सकता है? अभी हम ये जो बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे थे कि x a के अंदर यदि एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो b के अंदर नहीं है, देन यू विल से दैट a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो एक तो तरीका ये वाला हो गया आपके पास, है ना? दूसरा तरीका हो गया ये वाला कि आप इस वाले सेट से बात करना शुरू करो कि यदि कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो वो फिर इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया कि एक एलिमेंट इसके अंदर तो नहीं है और इसके अंदर है, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? फिर नहीं होगी, तो आप क्या कहोगे फिर कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो P इम्प्लाई Q एंड नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। क्लियर है बात? हाँ मनोज। सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव और नेगेशन में क्या डिफरेंस होता है? अभी रुको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और निगेशन में अभी मैं बोल रहा था नहीं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव अलग है और नेगेशन मेरा अलग है ना? जैसे मैं फाइव को बोल रहा हूं फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसके अंदर तो एलिमेंट है, ठीक है, बट वो इसके अंदर नहीं है। कॉन्ट्रा पॉजिटिवली कैसे कहूंगा मैं तुम्हें? कॉन्ट्रा पॉजिटिवली, हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी कि
यदि मुझे दिखाना है कि फाई सबसेट ऑफ ए, if x does not belongs to A, this imply x does not belongs to phi. That means there is हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन ही यूज करेगा, सही है। कॉन्ट्रा पॉजिटिवली आप कहोगे तो हम जैसे फाई की बात कर रहे हैं कि फाई सबसेट ए के लिए है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन फाई विच इज नॉट इन ए। फाई को मुझे सबसेट दिखाना है, हाँ ठीक है, यही वाली डेफिनेशन यूज करेंगे हम, निगेशन ही है मेरा, ठीक है मनोज, दोनों मेरे सेम हैं। यदि मुझे फाई को सबसेट दिखाना है तो मैं इसमें ये वाली डेफिनेशन तो यूज कर नहीं सकता, यस सर, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरी कंडीशन ये वाली यूज कर लूंगा, ठीक है, पॉजिटिव बाई सर, हाँ, कि नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी, ठीक है। यदि कोई एलिमेंट ए के अंदर नहीं है तो वो फाई के अंदर भी नहीं है। तो सर अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ठीक हो गया तो मतलब पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव हुआ तो पी इम्प्लाई क्यू हो जाएगा, यही हुआ ना यहाँ से। यदि एक्स के अंदर ए है, ए के अंदर एक्स है, तो आप पी इम्प्लाई क्यू वाली कंडीशन से बता सकते हो कि ए सबसेट ऑफ बी। बट यदि ए के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तब कैसे बताऊं मैं? यस सर। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा कि पी इम्प्लाई क्यू से तो काम नहीं चल रहा मेरा, ठीक है, मैं क्यू इम्प्लाई पी से करूंगा, करेक्ट। यस सर। नेगेशन होती क्या है? निगेशन ऐसा है कि देखो, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है आपके पास, क्यू को होने के लिए पी मस्ट है, यस, है ना, और फिर आप कह रहे हैं कि यदि क्यू नहीं है तो फिर पी भी नहीं है, यस सर, राइट। तो इस तरह से यूज करते हैं, कभी कभी हमें इधर से इजी रहेगा, कभी कभी हमें इधर से इजी रहेगा। जैसे हम 1 1 1 2 दिखाते हैं तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही करते हैं ना कि x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाई fx1 नॉट इक्वल टू fx2। और जब मुझे ये वाला काम आसान ना हो दिखाना तो फिर मैं क्या करता हूँ, उल्टा चलता हूँ कि fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाई x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव और नेगेशन एक ही बात है या अलग अलग? हाँ दोनों एक ही चीज है, ओके सर, है ना। पहले मुझे डिफरेंस लग रहा था बट अभी यहाँ से समझ में आ गया ना आपको, आप कैसे दिखाओगे इसे। इसी के लिए हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहे हैं ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि यदि x a के अंदर नहीं है तो फाई के अंदर तो होगा ही नहीं, ठीक है, और फाई के अंदर तो कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, इस सबका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन एक ही, अगर नेगेशन ट्रू हो गई तो पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, राइट। ओके, वेट अ मिनट सर, नोट्स में फाई एंड ए इम्प्रॉपर सेट दिया हुआ है बट ए इज ओनली सेट। ये अभी अनीशा बताता हूं मैं, 1 मिनट। मैंने बताया ना कि ये दो मेरे कैसे होते हैं, ट्रिवियल सेट होते हैं। फाई को और ए को इम्प्रॉपर बोलते हैं, बट इम्प्रॉपर वर्ड जो यूज होता है एक कार्डिनलिटी के सेंस में भी होता है, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर किस तरह से आप कह सकते हो। तो बहुत टेक्स्ट में ऐसा लिखा मिलेगा कि ए को इम्प्रॉपर कहा गया, फाई को इम्प्रॉपर नहीं कहा गया है, और तब इन दोनों के लिए वो बोल रहा है ट्रिवियल सेट, ट्रिवियल सबसेट बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके? वेट अ मिनट। X does not contrapositive use negation, ठीक है। तपा आप पूछ रही हो there does not exist any such set whose subset is not phi, ठीक है। negation we use only for single statement, but contrapositive we use for two statement। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, केवल phi और a के बीच में ये ना, phi is not a subset of a और phi is a subset of a। तो यहाँ पे मेरा एक सिंगल स्टेटमेंट है बट तब भी हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ, आप इस तरह से कह सकते हो, ये वाली बात आपकी ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट ए whose सबसेट इज नॉट 5। ठीक है, ओके, ठीक है जी, क्लियर। यस आकाश, सॉरी आकाश दोबारा से हैंड रेज करना। यस शिवम। सर मैं ये कह रहा था सर जैसे P implies Q स्टेटमेंट है तो माइनस Q implies माइनस P कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस P implies माइनस Q ये निगेशन हो जाएगा सर। अच्छा सर हाँ सर यही पढ़ा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव और निगेशन एक ही चीज सर हम लोग को नहीं पढ़ाया गया, अलग अलग देखो, चीज होती P इम्प्लाई Q, इसका निगेशन क्या होगा? इसका यदि यार निगेशन यही तो है सर माइनस Q implies माइनस P कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं। एक मिनट रुको। निगेशन और P इम्प्लाई, निगेशन में P का निगेशन है माइनस P, है ना? यस Q सर। का निगेशन है माइनस Q। यस। तो P इम्प्लाई Q से मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करता हूं तो ये तो हो जाएगा मेरा माइनस Q इम्प्लाई माइनस P, है ना? यस हाँ सर। और यदि P, अभी रुको, निगेशन P इम्प्लाई Q, तो इसका निगेशन करूंगा तो मैं, निगेशन में गड़बड़ है, निगेशन में मेरा इसका नेगेटिव क्या होगा कि P इम्प्लाई Q, इसका नेगेशन माइनस P इम्प्लाई माइनस Q। सर ऐसा वहां बोल सकते थे कि देयर एग्जिस्ट x in A implies x does not belongs to B। चलो इसे अभी रुको, ठीक है, नेगेशन में मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया, नेगेशन में तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं बस हम। P इम्प्लाई Q से यदि आप ये बोलते हो कि माइनस Q इम्प्लाई माइनस P, दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहेगा। यस अरुणा, अनम्यूट करो। सर नेगेशन माइनस Q डज नॉट इम्प्लाई माइनस P होगा? मैं अभी चेक करके तब बताऊंगा तुम्हें, है ना, कि ये मेरा उसमें आ गया ना, जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, है ना, उस वाले पार्ट में आएगा। तो एक बार कंफर्म करने दो, फिर उसके बाद आपको रेक्टिफाई करके बताऊंगा मैं, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं P इम्प्लाई Q और नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव वे में इस वाले स्टेटमेंट को कह सकते हैं, ठीक है। जब किसी भी सेट के पास फाई को जब आपको ट्रू करना हो कि फाई इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट, तो फाई के अंदर एलिमेंट तो है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, ये वाली डेफिनेशन लगाऊंगा कि आप ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो फिर फाई के अंदर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी और ए, कोई भी सेट की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को हम इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। बट इम्प्रॉपर में एक चीज में डिफरेंस हो जाता है कि कुछ जगह आपको इम्प्रॉपर कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग लिखा मिलेगा, ठीक है, और कुछ जगह फाई को भी इम्प्रॉपर बोला जाएगा। तो मैं यहाँ पे मतलब दूसरे वाला पॉइंट फॉलो करता हूं कि कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग जब तुम इम्प्रॉपर की बात करोगे तो ए इम्प्रॉपर हो जाएगा और फाई तो आपका ट्रिवियल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्हें ट्रिवियल सेट भी बोल सकते हैं। फाइनाइट सेट क्या होगा मेरा, जिस सेट के अंदर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो फाइनाइट, और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट। यस स्वाति, अनम्यूट प्लीज। हाँ जी। इम्प्रॉपर और ट्रिवियल दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखो ट्रिवियल तो क्या है कि ट्रिवियल वो वाली कंडीशन होती है जो ऑलवेज ट्रू हो जाए, है ना। जैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ax इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे बोलते हो आप, 0 को, जो हमेशा है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एक सेट है A,
तो इसके यदि सबसेट की बात करूं जो हमेशा हो जाए, वो कैसे हो जाएंगे? फाई एंड ए इटसेल्फ। तो इन्हें आप ट्रिवियल सबसेट भी बोल सकते हैं, बट कोई दूसरा लो तो वो ट्रिवियल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स उसके अंदर से ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अब वो चाहे फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, उसे मैं कहूंगा कार्डिनलिटी। हाँ जी, ठीक है। तो यदि किसी सेट के अंदर, हाँ स्वाति, सर हो गया डाउट दो। सर हाँ जी सर बोल। सर एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो क्या हाँ। सर इम्पटी सेट भी सबसेट होगा, इटसेल्फ होगा? हाँ जी बिल्कुल। सर कैसे? कैसे बताओ? इस सेट का एक एलिमेंट ऐसा बताओ कि बेसिकली कोई भी सेट है वो अपने सेट के अपने एलिमेंट के कैसा है? इक्वल है। यस सुनो, कोई भी सेट अपने आप के इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। यदि आपको ये दिखाना है कि ये दोनों इक्वल हैं या ये इसका सबसेट है, कैसे दिखाओगे? अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि P इम्प्लाई Q वाली डेफिनेशन हो तो एक एलिमेंट तुम इसके अंदर लेके आओ तो वही तुम्हें इसके अंदर दिखाना होगा, बट क्या इसके अंदर है? नहीं है। तो तुम इसकी दूसरी कॉन्ट्रापोजिटिव वाली डेफिनेशन यूज करोगे कि नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। तो नॉट Q क्या हो जाएगा कि यदि X फाई के अंदर नहीं है तो दिस इम्प्लाई X डज नॉट बिलोंग्स टू फाई, है ना? ठीक है सर। ये क्या हो गया? नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। ये आपका नॉट Q है, ये आपका नॉट P है। ठीक है। तो एवरी सेट इज अ सॉरी फाई इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। ऑर्डर ऑफ सेट, हाँ ऑर्डर ऑफ सेट मतलब कार्डिनलिटी से ही आप कह सकते हो कि किसी भी सेट का ऑर्डर कितना है। ठीक है। वैसे ऑर्डर कहाँ नहीं जाता, मेजॉरिटी केस में कार्डिनलिटी की आप बात करते हो। तो कार्डिनलिटी क्या है? किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आप कहोगे कि जो एम्प्टी सेट है उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बताओ जरा। एम्प्टी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 0। देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होना, 0 एलिमेंट्स होना, एलिमेंट्स 0 एलिमेंट एंड 0 एलिमेंट, ये वाली बात है ना। 0 एलिमेंट मतलब 0 इज एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट और 0 एलिमेंट दोनों अलग चीजें हैं कि नहीं है? 0 एलिमेंट्स यदि आप बोल रहे हो कि वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और किसी सेट के अंदर 0 एलिमेंट है, यस, तो फिर क्या कहोगे? 0 यदि एक सेट मैंने बनाया A और इसके अंदर 0 बना दिया, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो आप पूछो इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन है? आप कहोगे 0। ठीक है। बट 0 इसकी कार्डिनलिटी नहीं दिखा रहा, 0 इसका मेंबर होना दिखा रहा है ना। ये कैसा है? नॉन एम्प्टी, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो एम्प्टी सेट की यदि कार्डिनलिटी की बात करूंगा तो कितनी कार्डिनलिटी होगी एम्प्टी सेट की? एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी को आप दिखाते हैं इस तरह से और वो होगी 0। ठीक है। और सेट भी आपका कैसा होगा? फाइनाइट। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो जैसे यहां पे हमें एक सेट दिया A और फिर मैं क्या करता हूं? पावर सेट बनाता हूं। कोई भी सेट आपको दिया, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं उतने सबसेट बनाइए। कैसे बनाएंगे हम? आपको एक सेट दे दिया ABCD, सबसे पहला सबसेट ट्रिवियल और सबसे लास्ट वाला P इटसेल्फ। एक एलिमेंट को लेके आप कितने सेट बना सकते हैं? 4।
ठीक है, यानी कि 4C1। 2 एलिमेंट को लेके कितने सेट बना सकते हैं? 2। 3 एलिमेंट को लेके कितने सेट बना सकते हैं? 3। 4 एलिमेंट को लेके कितने सेट बना सकते हैं? 4। और 0 एलिमेंट लेके कितने सेट बना सकते हैं आप? 4C0। इस सम को आप क्या बोलते हैं? 2 की पावर n बोलते हैं कि नहीं? बाइनोमियल में इसी वाले सम को हम क्या बोलते थे? 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4। तो कितने बनेंगे? 16। इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या है? 2 की पावर n की। यदि आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो वो कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। ठीक है, अब इसमें से ये पूछ ले कि नॉन ट्रिवियल पूछ ले, है ना? वैसे तो वो प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात करता है। फिर से वही बात आती है कि प्रॉपर की बात करूं तो यदि मैं इन दोनों को इम्प्रॉपर, जो फर्स्ट और लास्ट है, इन दोनों की बात नहीं करता हूं तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 2 की पावर n-2। और यदि कार्डिनलिटी के सेंस में हो रहा है तो 2 की पावर n-1। दीज आर द इम्प्रॉपर सेट्स, सॉरी प्रॉपर सेट्स, है ना? इम्प्रॉपर आपने ए वाला बाहर निकाल दिया। यस सुरभि? सर ये 4C1 4C2 कैसे आए? आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर? 4। यस सर। जब आप सबसेट बनाओगे तो सबसेट के अंदर क्या करोगे? कोई भी सबसेट यदि होता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसी वाले सेट में से आने चाहिए। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 4। यस सर। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि केवल एक एलिमेंट आ जाए, इसके अंदर ऐसा हो सकता है ये वाला एलिमेंट आ जाए, ये आ जाए, या फिर ये आ जाए। तो जब तुम एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाओगे तो वो सारे के सारे सबसेट होंगे कि नहीं होंगे? कैसे काउंट करोगे? 4C1। फिर आप 2-2 एलिमेंट लेके बनाओ, AB, AC, AD, ठीक है, फिर आपका BC, और फिर आपका BD, और फिर आपका CD। कितने हो गए? कितने हो गए? रह गया कोई? अच्छा अभी रह जाएगा ना, AB, AC, AD, फिर आपका BC, BD, और फिर आपका CD। तो कुछ और रह गया? 4C2 बनने चाहिए थे ना, तो 6 आने चाहिए। अच्छा 6 आ तो गए, करेक्ट? ठीक है, हो गए 4C2, फिर इसके बाद 4C3, 4C4, और वो जो सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4C0 प्लस के 4C1 अप टू 4C4 तक। ये सम कितना होगा? ये होगा 2 की पावर n या 2 की पावर 4। ठीक है जी, राइट। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट हो गई, पावर सेट हो गया। पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। बट ये बात तब हो रही है जब आपके सेट के अंदर n एलिमेंट्स हों। ठीक है, आप पता फाई और a को अभी आप डिस्टिंग्विश कर लो। इसे तो बोलो आप, इन दोनों को तो बोलो ट्रिवियल, और जब मैं इम्प्रॉपर की बात करूंगा तो इम्प्रॉपर की बात होगी कार्डिनलिटी से। ठीक है, जिसमें जस्ट उससे कम से कम एक एलिमेंट कम हो, राइट? तो इम्प्रॉपर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी वो इम्प्रॉपर सेट की बात करेगा कि प्रॉपर सेट की बात करेगा कि आप ये बताइए कि किसी भी सेट के पास प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे? 2 की पावर n-1। ठीक है जी, समझ में आया सभी को? सिंगलटन जिसके पास केवल और केवल एक एलिमेंट हो। अब 2 चीजें होती हैं, एक तो रूस्टर होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना? ये वाली कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। हाँ जी, ये वाली फॉर्म कौन सी कहलाती है? रूस्टर की सेट बिल्डर। और यदि मैं केवल ऐसा लिखूं तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर, है ना? और ये दूसरा क्या कहलाएगा? रूस्टर। करेक्ट है? जहां पे आप एलिमेंट्स को लिस्ट कर दोगे वो आपका रूस्टर हो जाएगा। ठीक है, रूस्टर तुमने एक पढ़ा होगा ना कि हाँ सेट टेबुलर भी बोल देते हैं, टेबुलर भी बोल देते हैं। तुमने जैसे रूस्टर वर्ड कहाँ पे यूज करते हो? जब एग्जाम ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी रूस्टर निकालते हो ना, करेक्ट? तो आप उससे ध्यान रख सकते हो कि रूस्टर क्या है? लिस्टिंग। और सेट बिल्डर क्या है कि आपने एक वहां पे रूल फॉलो कर दिया। तो ये लगा दिया आपने रूल कि x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और x आपका लेस देन x आपका इक्वल टू 2 होना चाहिए।
ठीक है, राइट। चलिए अब इससे नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सर फाई एक प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं, फाई को तुम ट्रिवियल बोल दो राखी, है ना, क्योंकि प्रॉपर की बात हम कार्डिनलिटी से कर रहे हैं, तो कार्डिनलिटी जिसकी कम होगी उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि यदि ए को प्रॉपर सबसेट बोलना है बी का, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आप ये कह सकते हो एक तो ए सबसेट होना चाहिए बी का, और एक जो ए की कार्डिनलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए किससे, कार्डिनलिटी ऑफ बी से, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नहीं इसकी कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी, है ना, जो सेट यहाँ पे हमने लिखा था इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1, ठीक है जी। अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। जब हम यूनियन लिखते हैं, इसके ऊपर भी मतलब कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे वही है कि जब आप इस वाले ऑपरेशन को आपने देखा होगा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं कि आपके पास ए है, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया सी यूनियन ऐसा सी इंटरसेक्शन डी, तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऐसा होगा या सबसेट होगा। तो जब मैं इस तरह से कुछ प्रूव करने जाऊंगा तो फिर मुझे इस डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि ये डेफिनेशन मैं कैसे यूज करूं, ठीक है जी। क्लियर टू एवरीवन? यूनियन क्या करती है, सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं। जैसे सपोज आप, अरे यार हाँ जी, जैसे यूनियन की बात करूं मैं, यूनियन कैसे बनती है, आपके पास जैसे कॉलेज की एक यूनियन आपकी डांस वाली है, ठीक है, एक सिंगिंग वाली है, और एक कुछ स्केट वाली है ना, इस तरह से बना लिया आपने। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो इनमें कॉमन हो। जब आप इन सबका यूनियन कलेक्ट कर देंगे तो क्या इनके अंदर कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो 2 बार दिखाई देगा? एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है वो इसके अंदर भी दिखाई दे, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, बट यदि आपने यूनियन बना दिया तो फिर वो एग्जैक्टली 1 टाइम दिखाई देगा, है ना, बात सही है कि नहीं है? और जो एलिमेंट इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या वो किसी एक में भी होगा? यानी कि यूनियन के अंदर होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, किसी एक में तो होना पड़ेगा ही पड़ेगा, आइदर इन x बिलोंग्स टू d और x बिलोंग्स टू s और x बिलोंग्स टू थर्ड। तीनों के अंदर हो ऐसा जरूरी है नहीं। तो यूनियन वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि यदि आपको यूनियन में आना है तो आपको उसके किसी ना किसी पेरेंट सेट में होना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास एक सेट दे रखा है A, एक सेट दे रखा है B,
यदि आपको ए का यूनियन बी के साथ करके एक नया सेट बनाना है, आप कह दो कि सी इज व्हाट, सी इज यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और क्योंकि सेट है तो एलिमेंट तो एक ही बार दिखाई देगा, है ना। तो फिर आप क्या कहेंगे कि यदि यूनियन में आना है देन यू हैव टू फॉलो आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जो कॉमन होंगे, जो दोनों के अंदर होंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, है ना। यहां पे ये वाला और हिंदी वाला और यहाँ पे एंड, दोनों सेम चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर पूछना पड़ता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b की और कौन से वाला बोल रहे हो तुम, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला। यदि तुमने ये वाला बोला तो यूनियन, और यदि ये वाला बोला तो इंटरसेक्शन। क्लियर है। जब आप डेफिनेशन एक्सपैंड कर रहे होंगे, जब आप दिखा रहे होंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या ये एसोसिएटिव लॉ है, तो आप ये वाली कंडीशन यूज करोगे कि यहाँ पे आप यूनियन के लिए किस तरह से कहोगे और इंटरसेक्शन के लिए आप किस तरह से कहोगे। जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, है ना, कॉम्प्लीमेंट की जब बात होती है तो दो सेट के करस्पॉन्डिंग होती है, राइट। ऐसा नहीं होता, दो नहीं, एक सेट के करस्पॉन्डिंग होती है कि आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट देखना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरा सेट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आप कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हो हिमांशी, कोमा किस में यूज करेंगे, कोमा ये ऐसे, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। पहली प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास दो सेट हैं a और b, तो आप ये कह रहे हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a, तो बड़ा सेट कौन सा होगा, यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a, रिलेटिव टू a, जिसके रिलेटिव आप देख रहे हो वो वाला होगा बड़ा सेट, दिस इज लार्ज, ठीक है, एंड दिस इज स्मॉल। तो वो क्या बोलता है कि a के अंदर से b को निकाल दो आप, जैसे ये बड़ा सेट है आपके पास a और ये इसके अंदर है b, ठीक है, हाँ यूनिवर्सल बोल सकते हो आप इसे। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट देखना चाहते हो तो आप क्या करो, इस a में से ये वाला b बाहर कर दो, तो ये जो बचा हुआ सेट होगा ये क्या होगा, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या है a माइनस b, या इसे लिखते हैं a ऑब्लिक करके भी, ठीक है। ये होता है हाइफन और ये होता है ऑब्लिक, समझ में आया, ठीक है जी। या आप ऐसा बोल सकते हो कि a माइनस बी को आप कैसे बोलोगे, b का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कि वो सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे करोगे आप जो a के अंदर हैं बट b के अंदर नहीं है। या इसे ऐसा लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, जो b के बाहर है, करेक्ट। ये आपका a यूनियन b हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, और ये आपका a माइनस b हो गया, ठीक है। नहीं, ये ऐसे थोड़ा हुआ a माइनस b, ये गलत है, ये नहीं होगा। आप ऐसा करोगे, ये आपने यहाँ पे b बना दिया, ये a है, तो ये आपका a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं है, एक मिनट रुको जरा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ओके ओके। अनम्यूट करो जरा शिवानी।
सर ये जो ऊपर वाला है इसमें भी तो ये बाहर वाला तो यूनिवर्सल है ना, और अंदर वाला ए और बी है, तो फिर ये करेक्ट नहीं होगा? हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे दूसरा है, एक यूनिवर्सल सेट में लेके चलता हूँ, ठीक है, और ए और बी मेरे इसके अंदर सेट दे रखे हैं। तो एक तो मैं पी के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, एक मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, और एक मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बी के करस्पॉन्डिंग और बी का कॉम्प्लीमेंट ए के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि ए माइनस बी, ए के अंदर से बी वाले एलिमेंट हटा दो और बी के अंदर से ए वाले एलिमेंट हटा दो। तो ये फिर ए का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू बी हो जाएगा, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू ए हो जाएगा। हाँ तो फिर सर ये सही है ना? हाँ ये वाला सही है, हाँ राइट। बट यदि मेरे पास ए और बी यूनिवर्सल सेट की सेंस में दे रखे हो तो मैं उस तरह से निकालूंगा जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि ये एक सेट बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा बी, ठीक है, और ये बड़ा है ए, तो इसके अंदर से ये वाला सेट बाहर कर दो, ठीक है। तो जब मेरे पास दो सेट की बात हो रही है तो आपको जब a माइनस बी निकालना है या a में से b निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक आप अप्लाई करोगे कि a के अंदर से b के एलिमेंट बाहर कर दो जो भी कॉमन है, ठीक है। यदि आप b माइनस ए कर रहे हो तो b के अंदर से a के एलिमेंट बाहर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू b और ये हो जाएगा आपका b का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू a। क्लियर? हाँ अभी बताता हूं इसे किस तरह से और लिख सकते हैं। यस स्वाति अनम्यूट करो। सर ये क्लियर करना था कि ये डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज होते हैं ना, जैसे ए डिफरेंस बी बोले चाहे ए कॉम्प्लीमेंट बी बोले। बिल्कुल बिल्कुल, ए डिफरेंस बी और ये जो फिगर करेक्ट है ना सर, यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट जो आपने बनाया है। बिल्कुल ओके ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मैं बात करता हूं, दो सेट के बीच में बात होती है कि एक सेट दे रखा है दूसरा सेट दे रखा है और आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करते हैं उस सेट के एलिमेंट बाहर कर देते हैं, है ना। बिल्कुल, यदि आपके डिसजॉइंट हैं सेट, आपने कहा कि ए और बी हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी है, तो आप यदि a माइनस बी निकालने लगे तो क्या होगा, हाँ अभी बताता हूं। a माइनस बी निकालने लगे तो कितना मिलेगा a, b माइनस ए निकालने लगे तो कितना होगा b, करेक्ट है ना। जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस एक ऑपरेशन रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b, क्या बोलते हैं इसमें, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a माइनस बी, है ना, यूनियन b माइनस ए, करेक्ट। इसके अंदर क्या हुआ, आपके पास एक सेट a दे रखा है एक सेट b दे रखा है, पहले आप a का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आप a के अंदर से b माइनस कर दीजिए, b के अंदर से a माइनस कर दीजिए, ये जो दो सेट बचते हैं इन दोनों का कर दीजिए यूनियन, तो ये मिल जाएगा। या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि आप a यूनियन b करके उसके अंदर से क्या रिमूव कर दीजिए, उसके अंदर से a इंटरसेक्शन b रिमूव कर दीजिए, इस पूरे यूनियन में से ये वाला सेट बाहर निकाल दो। क्लियर है? ठीक है, क्यों, वेट अ मिनट, यदि आपके पास a सेट है b सेट है, a सेट ये वाला b सेट ये वाला, ठीक है, तो जरा a माइनस बी बताओ कितना होगा, नहीं ये क्वोशंट नहीं है, a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी ए होगा। वो कह रहा है कि a के अंदर से आप b के एलिमेंट बाहर कर दो, कोई है b का एलिमेंट नहीं है, b के अंदर से a का एलिमेंट बाहर कर दो तो क्या गया b, समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। जब यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग बात हो रही हो तो यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग बात हो रही होगी तो ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या बन जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक सेट दे रखा है तुम्हें, एक ऐसे दे दिया। जब तुम अब ए कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो क्या कहते हो कि जितने भी बाहर वाले एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट की मेंबर है, इसे आप ऐसा ही तो लिखोगे
यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, यू के अंदर से आप ए को बाहर निकाल दो। क्लियर है? ठीक है, ये जो ऑब्लिक करके आप साइन लगाते हैं इसका मतलब होता है आपने सेकंड वाले सेट को जो बाद में लिखा है उसे आपने बाहर निकाल दिया, राइट? यस, सिमेट्रिक का वेक्टर, हाँ बोलिए। जी सर, तो वो जो रिलेटिव वाला आप डेफिनेशन बोले वो ये डिफरेंस वाला ही होगा ना? हाँ, नहीं नहीं, डिफरेंस बिल्कुल। देखो ये जो डिफरेंस है और ए ये है, इन दोनों का मतलब तो सेम ही है जी। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब ए सेट आपका क्या है वो आपको देखना है, बस आपको क्या करना है, ए के अंदर से बी के एलिमेंट बाहर निकाल देने, बस आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। यदि आप ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं बी से, तो अभी अभी हमने क्या कहा, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और आप इसका वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बाहर निकाल देना है। तो ये हुआ और ये हुआ, ये क्या हो गया, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन में से ये वाला पार्ट आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अगर ए यूनिवर्सल सेट हुआ तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं वो सिंपली बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना? बिल्कुल। यदि आपने एक पूरा, आप दो सेट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं और यूनिवर्सल सेट, ये यू हो गया, ये आपका बी हो गया, तो आप क्या कहेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना क्या होगा, ये रहा। और ये जो डेफिनेशन कहती है वो क्या कहती है, वो भी तो यही बोल रही है कि यू माइनस बी कर दो, यू के अंदर से बी बाहर निकाल दो। यहाँ रिलेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी सर। तो हमें बेसिकली जब हम यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्या। अब यूनिवर्सल सेट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ही है, वो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज तो फिर आप बताओगे कि आपका कॉम्प्लीमेंट में आ क्या रहा है ना। आपने मेरे से दिया कि एक सेट है नेचुरल नंबर का, अब इसका इसी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट पूछ लूं मैं तो क्या हो जाएगा, n माइनस एन एम्प्टी। और यदि इसका रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, r माइनस एन। कॉम्प्लेक्स के करस्पॉन्डिंग पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, c माइनस एन। ठीक है, कोई बात नहीं अनन्या, यू कैन लीव, राइट। यस जयंत। सर दोनों डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट तो एक ही है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट एक ही है तो डिफरेंस क्या है, a माइनस बी बोल दो, a डिफरेंस b बोल दो, या a। अब इसे लिखोगे कैसे, बात तो ये है ना केवल कि जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट को समझाओगे कैसे, ये दो लिखने के तरीके हैं बस। सर मेरे क्वेश्चन है, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट तो एक ही चीज है, तो अलग अलग क्यों डेफिनेशन? कॉम्प्लीमेंट की जब बात कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट की तुम यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग बात करते हो तो कैसे करते हो सर? वो यू से वो ऐसे, ए वाला ऐसे हटा लिखते हो ना, ये वाला कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास जो भी लार्जेस्ट सेट है उसके साथ बात हो रही है, और जब तुम्हारे पास दो छोटे छोटे सेट हैं, ये ए है और ये बी है, तो तब कैसे बताओगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले। ठीक है, अब ये जो ए और बी का डिफरेंस है, जैसे तुमसे मैंने कहा कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर का, ठीक है, और आपके पास एक सेट में ए बना के दे रहा हूं 1 2 3 4, और बी बना के दिया मैंने 2 3 4 7 5 6। आपके पास ये दो सेट है, आप मेरे से पूछते हो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं कहूंगा r माइनस ए। ठीक है, आपने पूछा मेरे से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं कहूंगा r माइनस बी। आप मेरे से पूछेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, अब क्या बताओगे। बात तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की ही हो रही है ना, बट दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट थोड़ा है। अब क्या हो रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो आप, ठीक है, तो इस वाले सेट के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो डिफरेंस, तो किस में से क्या माइनस करोगे,
ए में से बी माइनस करोगे कि बी में से ए माइनस करोगे? सर ए से बी। ए से बी? मैं पूछ रहा हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट बी के करस्पॉन्डिंग। सर बी से ए बी के अंदर जो ए का एलिमेंट है वो नहीं लिखा। हाँ, बी के अंदर जो ए का एलिमेंट है उसे बाहर कर देंगे। इस वाले सिंबल को आप ऐसे लिखेंगे और क्या करेंगे, जो भी आपके बी के एलिमेंट हैं वो कलेक्ट करने हैं आपको, है ना, सच दैट x does not belongs to है। क्लियर टू Okay, एवरीवन? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ये मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल की जरूरत नहीं है। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट में 2 सेट के करस्पॉन्डिंग बात कर सकता हूँ, भले ही मेरे पास 3 4 सेट 5 सेट दे रखे हूँ, तो उनके अंदर भी मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर सकता हूँ, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की। बट निकालने का तरीका तो बेसिकली वही है ना कि r माइनस ए, यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो, यहाँ पे आप डिफरेंस कर रहे हो। समझ आया? सर हम a माइनस बी को a इंटरसेक्शन बिल्कुल लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से देख लो। आपके पास ये सेट a है, ये सेट b है, ये a ये b, आपको लिखना है a माइनस बी। a माइनस बी क्या है? इस पूरे a के अंदर से b के एलिमेंट को बाहर निकाल दिया आपने। तो आप क्या करो, a के अंदर से क्या माइनस कर दो, a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। समझ आई बात? है ना? आपको निकालना है b माइनस ए निकालना है, तो आप क्या करो, b के अंदर से a इंटरसेक्शन b बाहर कर दो। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया a का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू b, और ये हो गया b का कॉम्प्लीमेंट, नहीं हाँ, b का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डिंग टू a। क्लियर है राखी? समझ आ गया सभी को? ठीक है जी, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। यदि आपके पास ABC 3 सेट दे रखे हैं तो आप A माइनस बी यूनियन C, इसकी बात करते हैं, किसके इक्वल आएगा, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। A माइनस बी इंटरसेक्शन C, यहाँ पे भी आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। A माइनस बी इंटरसेक्शन माइनस यूनियन, इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूनियन में, और यूनियन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन में। ठीक है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, A इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन, यूनियन है आपका, यूनियन भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, A यूनियन एंड A यूनियन C। जब आपको ये दोनों इक्वल दिखाने होंगे, कैसे दिखाओगे, या ये वाले इक्वल दिखाने होंगे, किसी एक को बताओ, इस वाले को बताओ, A को। जब 2 सेट इक्वल दिखाने होते हैं तो किस तरह से दिखाएंगे? यस शिवानी, अनम्यूट करो। अच्छा, अनम्यूट प्लीज। सर एलिमेंट ले लेंगे हम A में से, मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे, है ना, फिर उनको मतलब पहले शो करेंगे कि उनका यूनियन, हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि वो उसमें बिलोंग हो रहा है। अब यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहाँ पे लगाएंगे डेफिनेशन। हाँ, A माइनस बी करके, मतलब A इसकी बता दो, बस इसकी बता दो, x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन C है, तो इसे आप क्या कहोगे? दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू A, है ना, बट x डजंट बिलोंग टू B यूनियन C। ये वाली कंडीशन आपकी अलग है और ये वाली इसके साथ है। दोनों कंडीशन एक साथ है, या दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि और वाली है कि या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, एक साथ होंगी ना? यस सर। ठीक है, x बिलोंग्स टू A और ये आपका एंड वाला है। x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C, इसका मतलब क्या है? आइदर x डज नॉट बिलोंग्स टू B and x does not belong to or C. or x, हाँ, or x does not belongs to C। C। अब x A के अंदर है बट x B के अंदर नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि x कहां पर है फिर? यस सर, फिर x A कॉम्प्लीमेंट B में हो जाएगा ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू A माइनस B और में हो जाए माइनस B। A कॉम्प्लीमेंट B। यहाँ पे और है
अब की बार ये जो x माइनस x बिलोंग्स टू a, ये इन दोनों ही कंडीशंस के साथ है, तो आप इस x बिलोंग्स टू a को x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू c के साथ लेके आएंगे, तो यहां से मिल जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस c, ठीक है, और साथ में रहेगा बीच में यूनियन और, तो अब क्या अब बन गया यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन और है ना। हाँ सर, यूनियन हो जाएगा, फिर इसका लिखेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट सी। बट सर उसमें हम कंडीशन भी तो देखेंगे ना, उसने बोला है ना कि अभी रुको 1 मिनट रुको, क्या बोलता है वो, x belongs to a and x does not belongs to b और x does not belongs to c, ठीक है, तो x हाँ ठीक है, ओके, x आपका यदि a और b के साथ बात करते हो तो x आपका a b में भी नहीं होगा, ठीक है, और फिर आपका x a माइनस c में भी नहीं होगा, करेक्ट, एंड तो यहां से क्या मिला आपको, x belongs to a minus b and x belongs to a minus c, तो a minus b और यहाँ पे हो गया इंटरसेक्शन a minus c, यस सर, ठीक है। तो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड से एक पॉइंट उठाओगे, इसे आप यहाँ पे लेके आओगे, इधर से एक पॉइंट उठाओगे, इसे आप इधर की तरफ लेके आओगे, और तब आप कहोगे कि दोनों साइडें आपकी कैसी हो गई, इक्वल हो गई, इक्वल हो गई। थैंक यू। यस अनु, अनम्यूट करो। सर यहाँ ऊपर आपने लिखा था x बिलोंग्स टू a, x डजंट बिलोंग्स टू b यूनियन c, तो इसमें और करके लिखा, तो इसमें तो हम ये नहीं बोलेंगे कि neither x belongs to b nor x belongs to c, क्योंकि यूनियन में तो तभी जाएगा ना जब किसी भी एक में बिलोंग करता होगा। एक मिनट रुको जरा, वेट, हमारा ये था, अगले पेज पे करता हूँ, a माइनस b यूनियन c की बात कर रहे थे, हमने कहा x बिलोंग्स टू a माइनस के b यूनियन c, ठीक है, और यहां से हमने कहा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, x does not belongs to b union c, so this imply x does not belongs to b and x does not belongs to c, हाँ सही है, b union c, हाँ यस ठीक है, x belongs to a and x does not belongs to b, तो x a minus b में जाएगा and x belongs to a minus c, अब सही है, ठीक है जी, करेक्ट, ठीक है। यस राखी, अनम्यूट करो। सर यही पूछना था सर, एंड और में भी पूछना। ओके, यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू है ना यूनियन में, तो यूनियन में नहीं आ रहा तो वो एक में भी नहीं आएगा, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, इसके अंदर यही होगा, ठीक है। यस मेगा। सर वही बता रही थी, और किस जगह एंड होगा, ठीक है। अब इस वाले के लिए बात कर लो, A इंटरसेक्शन B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, यदि तुम इधर से एक एलिमेंट उठाकर लेके आए तो X आपका किस में आ रहा है, इंटरसेक्शन B यूनियन C में आ रहा है, तो X A के अंदर भी आएगा एंड X बिलोंग्स टू B यूनियन C, दोनों के अंदर आ गया है ना, B यूनियन C में भी और X A के अंदर भी। यहां से हम क्या कहेंगे कि एंड X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C, ठीक है। ये वाली जो एंड वाली कंडीशन है इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, X कोमा A करके, ठीक है, ये X बिलोंग्स टू A कोमा करके। यहाँ पे आपका आया X A के अंदर आ रहा है, आपने B के साथ ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका और एज इट चलता रहेगा, और जब आपने C के साथ लिया तो A इंटरसेक्शन C में आ गया, तो क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। वापस से इसी तरह से आप यहां से कर दीजिए कि यदि आप X इसके अंदर से लेके आते हैं तो X इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, फिर X दोनों में कॉमन आ जाएगा A के अंदर, तो X A के अंदर हो जाएगा, B या C में से किसी एक सेट में हो सकता है, ठीक है, तो फिर वो B यूनियन C में हो जाएगा, और B यूनियन C में हुआ, A के अंदर हुआ, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे
ये जो डेफिनेशन में है ना, अभी जैसे मिस्टेक हुई हमारी इस वाले के अंदर, तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ये हमें ध्यान रखने हैं कि उसने x डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन का है तो इसे कैसे लिखेंगे, और x बिलोंग्स टू बी यूनियन का है तो हम कैसे लिखेंगे। इसमें हमारी और वाली आ जाएगी और इसमें दोनों के अंदर ही नहीं आएगा। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस इसकी हमने बात कर ली। ठीक है, कि यदि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो a के अंदर से b बाहर कर दीजिए, b के अंदर से a बाहर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब आता है इससे नेक्स्ट, फैमिलीज ऑफ सेट, है ना। इसे हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी ये मैं आपको बताता हूं। यस, ये देखो ये वाले जो ऑपरेशंस है ना, ये रिलेशंस हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको याद ही रहे, कभी ऐसा होगा कुछ रिलेशन सबसेट में होते हैं, है ना, कुछ रिलेशन सुपर सेट में होते हैं, राइट। तो इसका आपको टेक्निक आनी चाहिए कि टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसे नहीं कर सकते, कौन सा सबसेट बनेगा, कौन सा सुपर सेट बनेगा। तो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए कि इसे हम प्रूव करके कैसे देखेंगे। ठीक है, फैमिलीज ऑफ सेट, आपने एक चीज सुनी होगी, बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन, फाइनाइट यूनियन, है ना, या इंटरसेक्शन की बात कर लेंगे, और इनफाइनाइट यूनियन या इंटरसेक्शन, है ना। और फिर तुमने एक वर्ड और सुना होगा, काउंटेबल यूनियन या काउंटेबल इंटरसेक्शन। कहीं पे तुमने देखा होगा, जैसे आर्बिटरी वर्ड की बात कर लेते हैं कि आर्बिटरी ओपन सेट का यूनियन ओपन हो जाता है, चाहे आप फाइनाइट कर लो चाहे आप इनफाइनाइट कर लो, है ना। बट जब इंटरसेक्शन करने जाओगे तो वो तुम्हें फाइनाइट इंटरसेक्शन ही करना पड़ेगा। यस और नो। तो ये जो आर्बिटरी है ये बेसिकली है क्या, आर्बिटरी में बेसिकली होता क्या है, आर्बिटरी का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, है ना। और जब हम ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो आपने एक चीज और देखी होगी, इस तरह का सेट बना हुआ और बोल देता है कि इंडेक्स सेट, इसकी भी बात करेंगे। अब ये जो इंडेक्स सेट है क्या, इंडेक्सिंग का मतलब कैसे होता है, इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या है, नंबरिंग से, या आप कह दो लेबलिंग से। तो वो बोल देता है कि जो लेबलिंग हो रही है वो इस इंडेक्स सेट से हो रही है, और ये सेट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर का हो सकता है, ये तुम्हारा रियल का हो सकता है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, ये तुम्हारा इरेशनल का हो सकता है, रेशनल का हो सकता है, कुछ भी जो वो मर्जी चाहे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसकी लेबलिंग कर कैसे पाओगे, इसकी इंडेक्सिंग कर कैसे पाओगे। यदि मैं हमेशा कोई भी सेट आप लेके आ जाओ उसके ऊपर बात कर पाऊं तो मैं आर्बिट्रेरी की बात कर लूंगा, और यदि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाए कि जी नहीं नंबर मेरे क्यू से ही आने चाहिए, नंबर मेरे एन से ही आने चाहिए, तो फिर वो हो जाएगी पर्टिकुलर टाइप की। तो कहीं पर आप वर्ड देखोगे कि आर्बिट्रेरी यूनियन, कहीं पे वर्ड देखोगे आप फाइनाइट यूनियन, कहीं पे आप देखोगे काउंटेबल यूनियन। ठीक है, या ये तीन वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, चार, आर्बिट्रेरी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा है फैमिली ऑफ सेट्स में, कि पहले मेरी पावर सेट की फैमिली आएगी, फिर मेरी इंडेक्स सेट आएगा कि इंडेक्स सेट क्या होता है, ठीक है, फिर फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट यूनियन होगा, फिर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन एंड इनफाइनाइट यूनियन होगा, और फिर इसके अंदर डिसाइड होगा कि ये जो इंडेक्स सेट है ये आपका कहां से आ रहा है। ठीक है जी, तो आप इस वाले टॉपिक को एक बार पढ़ के आएंगे, कल इसे यहाँ पे फिनिश करेंगे और फिर बात करेंगे ऑर्डर्ड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड। ठीक है, करिए फिनिश होगा हमारा। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करिएगा।
यस वेट अ मिनट, सभी को अनम्यूट का ऑप्शन अवेलेबल करा देता हूँ। यस स्वाति अनम्यूट करो। सर इसके PYQs शेयर कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ। ठीक है, Yes, इसकी पीडीएफ अभी शेयर कर देते हैं। अनु? यस सर फाई की कार्डिनलिटी 0 होगी ना? हाँ जी, फाई की कार्डिनलिटी 0 होगी। ओके सर। ठीक है, यस शिवम? सर एक बार वेल डिफाइंड फिर से बता दीजिएगा, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं सर, क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। वेल डिफाइन है मतलब आपका एक रूल है ना, फंक्शन है ना, जैसे मतलब हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइन वर्ड ऐसा होगा विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, है ना। आप इसे केवल इतना कह सकते हैं कि वेल डिफाइन जो है कि उसकी डेफिनेशन में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रही हो। सर जैसे आपने एग्जांपल दिया था 60% वाला, हाँ ठीक है सर मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि पर्सन टू पर्सन तो मैटर ही कर रहा है, जिनके 50% है, जिनके 40% नहीं नहीं नहीं, है, वो सुनो क्या सुनो सुनो, नहीं, ये तुमने एक रूल फिक्स कर दिया। अब तुमने यहाँ पे सुनील को बिठाया, तुमने यहाँ पे शिवम को बिठाया, तुमने आकाश को बिठाया, तुमने मेघा को बिठाया। अब तुमने इनमें से कोई भी बंदा या किसी और को, बच्चे को बैठा दिया, तुमने कह दिया भाई 60% पूछ लेना तभी जाएगा कमरे के अंदर। क्या वो अपने दिमाग से ये कर सकता है कि 60 को अप डाउन कर सकता है? बताओ। सर मतलब नहीं, मतलब अपने दिमाग से क्या सर? क्या वो अपने दिमाग से ऐसा कहेगा कि 50% वाले को भी 60% में काउंट कर ले? नहीं सर, वो तो 60% बेंचमार्क हो गया सर, उसी के बेंच, यस दिस इज द वर्ड, बेंचमार्क हो गया। यस। और यदि मैं कहूं कि इंटेलिजेंट, तो यस तुम्हारे हिसाब से कोई और है, मेरे हिसाब से कोई और है, आकाश के हिसाब से कोई और है, मेघा के हिसाब से कोई और है, यस सर। है ना। मतलब एक ऐसा रूल, ऐसी कंडीशन आप दे रहे हो दैट इज फिक्स, इट इज नॉट। जैसे वहाँ इंटेलिजेंट की जगह IQ लेवल 7 कर दे जैसे, हाँ बिल्कुल, तब वो फिर से IQ लेवल बेंचमार्क रख हो गया। दो। हाँ, Yes, अब IQ लेवल बेंचमार्क थोड़ा है कुछ कि IQ जिसका लेवल 7 हाई हो। अब हाई IQ लेवल किसका बोल रहे हो तुम? यस है ना, तुम कह दो कि जिसकी हाइट ज्यादा हो, यस जिसका वेट ज्यादा हो। अब मेरा तो 56 है, मेरे से तो सारे के सारे ही ज्यादा होंगे, है ना। यस। अब ऐसा हो सकता है कि कोई 80 kg का हो, पता चला उससे सारे के सारे बाहर हो गए, है ना। तो अब क्या कहोगे कि किसी का भी वेट ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मतलब सर ये सर कोई बेंचमार्क जैसे कुछ हाँ, नंबर्स कोई में ऐसा दिए गए रूल, कोई ऐसी कंडीशन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना कर रही हो, है ना, जो यूनिवर्सली ट्रुथ हो जाए। आपने 60% कह दिया तो आप वही है कि 100 में से 60% देखकर ही अंदर जाएंगे, ठीक है। अब उसके 200 नंबर आए हैं तो 200 में से 60% चेक करेंगे, है ना। कोई कहे कि भाई मेरा तो, उसके तो 60 ही नंबर है बट उसे 100 में से मिले हैं, तुम्हें 100 200 में से मिले हैं तो तुम्हें 120 मिलने चाहिए थे। वो कहे कि मेरे तो ज्यादा है, ज्यादा से मतलब नहीं है, यस ठीक है। थैंक यू जी सर इसका मतलब तो ये कह सकते हैं ना कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसी को बस वेल डिफाइंड बोलेंगे। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ तो मतलब जैसे सर फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी ने बोला कि मतलब कि कैपिटल, इंडिया का कैपिटल कहाँ है, तो सबने बोला दिल्ली, तो सभी लोग इसका आंसर दिल्ली देंगे, कोई हाँ। इसमें तो इसको सर वेल डिफाइंड बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वेल डिफाइन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आप वेरी ना कर सको, है ना। मतलब जिसका एक ही आंसर हो, जो सबको सब लोग एक ही हाँ आंसर दें। बस बस, जिसका यूनिवर्सल आंसर एक ही हो। ओके सर आकाश अनम्यूट करो, हैविंग डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। हाँ बोलिए। जी सर, वही वो एम्प्टी सेट का थोड़ा ना वो फाइनाइट होता है, वही थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर। देखो, किसी भी सेट को फाइनाइट और इनफाइनाइट किस सेंस में बोल रहे हो? जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी काउंटिंग नहीं कर पाओ आप, तो आप क्या कहोगे? दैट इज इनफाइनाइट सेट। जी सर। ठीक है, तो क्या एम्प्टी सेट के अंदर इतने एलिमेंट है? अब बात वही है ना कि आप कहोगे कि सर एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं। जी सर। बट बात तो ये हो रही है ना कि इफ यू कैन नॉट काउंट देन इट इज इनफाइनाइट।
है ना? जी सर, ये किसी भी ऐसे भी सेट को फाइनाइट और इनफाइनाइट कब कहेंगे? यदि उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो आप काउंट करके देख लो, ठीक है? काउंटिंग पॉसिबल हुई तो फाइनाइट, और काउंटिंग इम्पॉसिबल हुई तो इनफाइनाइट, है ना? ये काउंटिंग है तो काउंटिंग एंडलेस हो गई तो इनफाइनाइट। काउंटिंग पॉसिबल और इम्पॉसिबल का नहीं, काउंटिंग फाइनाइट हो गई, टर्मिनेट हो गई तो आपके फाइनाइट हो जाएंगे, और यदि वो एंडलेस चलती रही तो कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है? और यदि किसी सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो क्या कहोगे? उसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? तो फिर कार्डिनलिटी पे बात होगी, ठीक है? जी सर, हम लोग फाइनाइट का ऐसे पढ़े थे कि वो सिमिलर टू किसी सेट n एलिमेंट्स कंटेन करने वाले सेट के सिमिलर होगा, तो वो जो n आएगा वो नेचुरल नंबर से आएगा। तो वो अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है तो वो n 0 नहीं हो सकता ना, इसीलिए। ठीक है, तो देखो दो चीजें हैं। जैसे मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कार्डिनलिटी की, कि आपके पास एक सेट है, इसकी कार्डिनलिटी आप मुझे बताओ, ठीक है? अब ये जो कार्डिनलिटी होगी ये क्या होगी? ये हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगी जब नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इज द स्पेशल केस, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 0। तो जब कार्डिनलिटी फाइनाइट मिल गई तो आप इसे इनफाइनाइट कैसे बता सकते हैं? और कोई भी सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट दो में से एक ही तो होगा। जी सर, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मतलब फाइनाइट ही होगा। बिल्कुल। जी सर। जैसे कोई भी चीज है वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, तो अब उसमें कैसे बताएंगे आप कि उसे कुछ तो पैरामीटर होगा ना? यहाँ पे काउंटिंग का है आपके पास पैरामीटर, काउंटेबल है या नहीं है, ठीक है? यस मनोज? सर अगर स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ दी होगी तो सर हम काउंटर पॉजिटिव की बात कर सकते हैं? नहीं, तब नहीं कर सकते। तब बेसिकली तुम करोगे क्या? जैसे तुम इस वाले स्टेटमेंट पे जा रहे हो है ना? तो ये तुम्हारा इफ वाला स्टेटमेंट हो गया, तुम पे इस तरह से नहीं हो रहा तो तुम इस तरह से कर लेते हो काउंटर पॉजिटिवली। यस। और यदि इफ एंड ओनली इफ हो तो ये भी तो ऐसा हो जाएगा। यस और नो? यस। तो फिर तुम्हें इधर से भी जाना पड़ेगा, इधर से भी जाना पड़ेगा, ऐसे ही तुम्हें दोनों तरफ से ही जाना पड़ेगा, ठीक है? सर एक और चीज, ये डिसजॉइंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है। डिसजॉइंट का मतलब है 1 2 3 एंड 3 4 5, दे आर डिसजॉइंट और नॉट? जी यस, क्योंकि उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट है। बट म्यूचुअली डिसजॉइंट पूरा 5 होगा उसका इंटरसेक्शन, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। जी सर। ठीक है? जी सर। डिसजॉइंट आप ये कह सकते हो कि एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है कंप्लीटली। जी सर, डिसजॉइंट में ऐसा बोलते हैं ना सर कि मतलब उनके इंटरसेक्शन में हाँ एक एलिमेंट एटलीस्ट आया, ऐसा मतलब कॉमन ऐसा ना हो कि एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा हो, है ना? और जब म्यूचुअली डिसजॉइंट बोलते हो तो फिर उनका इंटरसेक्शन आना चाहिए 5। नहीं, डिसजॉइंट और डिस्टिंक्ट की बात है। डिसजॉइंट में तो तुम्हारा यही आएगा, डिसजॉइंट में तुम्हारे इसी तरह से होंगे, जैसे तुम बोलो 1 2 3 4 5, ठीक है? और फिर तुमने एक सेट दे दिया 3 5 3 7 6। ये पहला सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी, ये तीसरा सेट है सी। ए और बी कैसे? ए एंड बी डिसजॉइंट हैं क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है, ठीक? बी और सी कैसे हैं? बी और सी भी एम्प्टी इंटरसेक्शन रख रहे हैं, ठीक है? ए और सी कैसे हैं? कॉमन है 3 उसमें, इनका इंटरसेक्शन में आ गया 3। ए और बी आपके डिसजॉइंट है, बी और सी आपके डिसजॉइंट है। बट यदि आपने ये बोल दिया म्यूचुअली डिसजॉइंट तो वो इंडिविजुअली भी डिसजॉइंट होंगे, ठीक है? और आप कोई भी सेट लेके आ जाओगे उनके इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। सर ये थोड़ा हम लोग ने ऐसे पढ़ा था कि अगर डिसजॉइंट है तो उनके इंटरसेक्शन में जो 0 आएगा वो आना चाहिए, सिंगलटन 0 इंटरसेक्शन होना चाहिए,
और म्यूचुअली में 5 होना चाहिए इंटरसेक्शन में। नहीं, वो जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हारा वेक्टर सबस्पेस में आएगा। मतलब जीरो का मतलब यह एम्प्टी से है जब हम सेट के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। म्यूचुअली का मतलब ये है कि आपके पास जितने सेट हैं वो भी सारे के सारे कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं एक दूसरे के। ठीक है सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताइएगा एक बार। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस सर। एक्सक्लूसिव इसी तरह से होते हैं जैसे मतलब आपके ये जो सेट है A B C है ना, आप किसी के साथ भी यदि कर देंगे इंटरसेक्शन तो वो कैसा आना चाहिए, मेरा डिसजॉइंट एम्प्टी आना चाहिए इस तरह से। सर तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगाने का क्यों मतलब डिफरेंस किया जाता है कि अगर कहीं एक्सक्लूसिव लिखा रहता है, कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा रहता है? एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यार ये तो मैं मतलब म्यूचुअली मैम सर जनरली वहाँ पे लिखा हुआ था कि बुक में कि सेम टाइप के सेट्स डिफाइंड होते हैं, मतलब जैसे नेचुरल नंबर का डिफरेंट सेट्स बना दिया, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव कहते हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, और डिफरेंट रहते हैं तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव कह देते हैं डायरेक्टली। तो वो नहीं, देखो सुनो आस्था, यदि तुमने डिफरेंट सेट ले लिए, जैसे सेम टाइप के सेट हो गए, तो फिर बेसिकली जब तुम्हारे पास कोई भी सेट के अंदर तुम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो तो वो सेम टाइप के सेट के अंदर ही बात करोगे। अब मैं एक अल्फाबेट्स का ले लूं, ठीक है, और एक 1 2 3 का ले लूं, तो फिर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। यस सर। है ना, यदि मेरे पास सेट है तो दोनों होने तो एक ही टाइप के चाहिए ना, दोनों के अंदर नंबर हो या अल्फाबेट हो, तभी तो बात कर पाएंगे। सर जैसे वहाँ पे दिया था ना कि जैसे नेचुरल नंबर्स के सेट्स होते हैं, सबसेट्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स में अगर बात की जा रही है कि नेचुरल नंबर के सबसेट्स जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और अगर वही दे दिया जाए कि यहाँ पे इंटीजर्स के सेट और नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स की मतलब डिफरेंस देखी जा रही है, तो वहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव बात किया जाता है। ये समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता है। चलो ठीक है, इसे मैं तुम्हें कल क्लैरिफाई करता हूँ कि म्यूचुअली वाली बात, वैसे ये वाला जो म्यूचुअली वाली जो बात करते हैं ना, वो ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में आती है कि म्यूचुअली इवेंट वाली, है ना। यस सर। कोई नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा था, 2 वर्ड रहते हैं, एक तो डिस्टिंक्ट का है और एक डिसजॉइंट का है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दे आर डिफरेंट, कम से कम एक एलिमेंट उन 2 सेट के अंदर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए इंटरसेक्शन बी में या तो ए आ जाए या बी आ जाए, तो वो फिर डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, इनके अंदर कुछ कॉमन मिले, बट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो दोनों के अंदर डिफरेंट मिल जाए। डिसजॉइंट में क्या है, डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन कैसा आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। सही बात है। तो ये 2 अभी ध्यान रखिएगा, जो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और जो आपका, और क्या बताया तुमने, एक तो म्यूचुअली डिसजॉइंट, एक तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना, और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट। यस सर। इसे मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। सर इसमें हेलो, हाँ बोलिए, बोलो मेघा। हेलो, बोलो हमारी बोलो काउंटेबल। हेलो बेटा, बोलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। ओके सर, आपने अभी कहा कि जो काउंटेबल सेट्स होंगे उसे हम फाइनाइट कहेंगे। नहीं, मैंने कब कहा, जो टर्मिनेट हो जाए, ओके जो टर्मिनेट हो जाए, और जो एंडलेस हो वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सर सेट ऑफ इंटीजर्स तो हमारे काउंटेबल हो जाता है, बट सेट तो हमारी इनफाइनाइट चली जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एंडलेस है ना। यस सर। टर्मिनेट कर दोगे तो चाहे तुम इरेशनल ले लो, √3 √2 √3 √5, कैसे है, इरेशनल है, बट टर्मिनेट तो हो रही है काउंटिंग। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। यस सर। ठीक है,
तो जो टर्मिनेट हो जाए एक स्टेप के बाद उसे आप कहोगे फाइनाइट, और जो एंडलेस चलता रहे वो होगा इनफाइनाइट। वो चाहे नेचुरल का है, वो रियल का है, सी का है, आपका जेड का है, रेशनल का है, रेशनल का है, सारे कैसे इनफाइनाइट। ठीक है, ओके सर। ओके जी, ठीक है जी, मिलते हैं कल आपसे। ठीक है, अभी मैं एक गूगल फॉर्म आपको ड्रॉप करूंगा, तो आप उसे फिल करिएगा। जो जो आपके डाउट्स हैं आप उसमें मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यस शुल्बा अनम्यूट करिए। यस सर। जी सर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है क्या? इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट है, यस, बट जो उसमें थोड़ा इक्वल हो वो जरूरी नहीं है ना। ओके, इक्विवेलेंट सेट की बात होती है कार्डिनलिटी से, इक्वल सेट की बात होती है कार्डिनलिटी एज वेल एज एलिमेंट्स के। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर contain और contains in difference? देखो, एक तो है कंटेन्ड इन और एक है कंटेन्स। कंटेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेन? सिंपल रखना प्रेजेंट है ना। सिंपल, कंटेन का मतलब होता है रखना, कंटेन्स रखता है, और कंटेन इन उसके अंदर रखता है। तो यहाँ पे इन की बात हो रही है, और यहाँ पे केवल और केवल रखने की बात हो रही है। यदि आपके पास लिखा है ए कंटेन्स बी और यहाँ लिखा है ए कंटेन्ड इन बी, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है मतलब ये नहीं आ रहा? इन बी की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है ए कंटेन्स बी। ठीक है, ए कंटेन्स बी मतलब ए बी को रखता है, ए कंटेन्ड इन बी, ये लिखोगे पहले वाले स्टेटमेंट के लिए। इससे बोलोगे ए कंटेन्ड इन बी, ठीक है, या इस बी के लिए बोलना है तो बी कंटेन्स ए। क्लियर है? स्वाति म्यूट रखो। हाँ जी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? यस सर, मैंने। क्लियर है? यस यस। तो यदि आप इस ए के लिए बात कर रहे हैं तो ए कंटेन्ड इन, और बी के लिए बात कर रहे हैं तो बी कंटेन्स। ठीक है सर। बोलिए सर फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो एक बार बोलिए ना। फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं आप? सर कोई एक एलिमेंट फाई के अंदर हो, हाँ, तो ए के अंदर मतलब भी होना आप ये सबसेट के लिए बोलते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यस। अब यदि बी के अंदर एलिमेंट होगा तब तो ये वाली बात ठीक है, बट यदि बी के अंदर एलिमेंट नहीं है तो कैसे करोगे? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लोगे। जैसे यहाँ पे P इम्प्लाई Q कर रहा है तो माइनस Q इम्प्लाई माइनस P। माइनस Q मतलब X बिलोंग्स टू A, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? X डज नॉट बिलोंग्स टू A इम्प्लाई X डज नॉट बिलोंग्स टू B। आप यहां से एक एलिमेंट लेके आओ जो A के अंदर नहीं है, तो ये इम्प्लाई करेगा X फाई के अंदर भी नहीं होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू और नॉट? ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू होगा तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। यस सर, इसलिए एवरी सेट का वो सबसेट हो रहा है। इसलिए एवरी सेट का सबसेट हो रहा है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी सेट लेके आ जाओ। ओके सर। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड डिसजॉइंट सेट का ठीक है मनोज, डिस्टिंक्ट है मतलब आपके पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है तुम्हारे पास 1 2 4। ए और बी के बारे में क्या बताओगे? दे आर डिस्टिंक्ट? नो सर। दे आर सेम, दे आर इक्वल। ठीक है, फिर ए और सी के बारे में क्या बताओगे? दे आर डिस्टिंक्ट?
नो सर, दो एलिमेंट सेम आ रहे। दे आर डिस्टिंक्ट और नॉट? यस सर। डिस्टिंक्ट देखने के लिए मतलब डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज हम कब बोलते हैं? सर जब एलिमेंट जो दो अंदर के होंगे अलग अलग उनमें- दिखाई दे, मतलब जब दो एक से ना दिखाई दे, है ना? हम्म, तो क्या ये दोनों सेट सेम है? नो सर। नो सर। ए और सी के इंटरसेक्शन में क्या आ गया? 1 2 आ गया, और ये 1 2 इनमें से कोई सा सेट तो नहीं है, करेक्ट? ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ए और सी कैसे हो गए? डिस्टिंक्ट हो गए, राइट? अब हाँ, अब डिसजॉइंट की बात करो। डिसजॉइंट क्या है? डिसजॉइंट का मतलब है इंटरसेक्शन में एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है? तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं? नो सर। नो सर। तो डिस्टिंक्ट में क्या है? सेम ना हो, ठीक है? और सर डिसजॉइंट में डिस्टिंक्ट क्या है? में हाँ बोलो। अगर सर डिस्टिंक्ट में एक भी एलिमेंट आ गए अलग अलग दो सेट में तो हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट है। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है जी। कॉल आ रही है, वो सुन लेता हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू।